बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक नेम रीड कर लिया होगा कि आज हम प्रोसेसर आर्किटेक्चर और एमडल्स लॉ के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो पहले हम बेसिक सा प्रोसेसर आर्किटेक्चर देखेंगे, उसके बाद हम एमडल्स लॉ के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेसर, जिसको आम ज़ुबान में सीपीयू भी कहा जाता है। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे लाइक इंसानों का दिमाग है, हम अपने ब्रेन को सोचने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए और या कोई भी कैलकुलेशंस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर सीपीयू को डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ करता है। वो ऑपरेशन इनपुट को प्रोसेस करना हो सकते हैं, या डाटा को स्टोर करना हो सकते हैं, या किसी भी किस्म की कैलकुलेशन करना हो सकते हैं। अब यहाँ पर सर्किटरी से क्या मुराद है? अगर हम हार्डवेयर लेवल पर इसकी बात करें तो सीपीयू एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, या आप यूँ कह लें आईसी है, जहाँ जिसको आप चिप बोल सकते हैं, क्योंकि सीपीयू बेसिकली एक चिप है जिसके अंदर मिलियंस बल्कि बिलियंस ऑफ टाइनी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं जो कि आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं, इकट्ठे किए गए होते हैं और सारे के सारे मिलकर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। और उन सारे के सारे जो टाइनी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं उनको जब इकट्ठा इंटीग्रेट करने के बाद एक छोटी सी चिप में जब फिट कर दिया जाता है तो वो एक सीपीयू बनता है। इसी तरह से सीपीयू जो है वो कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता रहता है। जो भी हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उनके अकॉर्डिंगली वो प्रोसेस करता रहता है और हमें हमारे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स देता रहता है। देखने में ये कुछ इस तरह से होता है। ये एक बेसिक सा पिनलेस प्रोसेसर है। ये अपने साइज़ के लिहाज से, ये अपनी लुक के लिहाज से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो कंप्यूटर्स में आम यूज़ किया जाता है वो इस तरह की चिप है। चलिए अब इसके पार्ट्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सीपीयू के पार्ट्स कौन कौन से हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली इसके जो हैं 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको एएलयू भी बोल सकते हैं, दूसरा कंट्रोल यूनिट या सीयू, और तीसरा वेल नोन रजिस्टर्स। इन तीनों बेसिक पार्ट्स की मदद से जो सीपीयू है वो वर्क करता है। तो चलिए इन सब पार्ट्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। एएलयू ये बेसिकली सीपीयू का कोर है। जैसे कि नाम से जाहिर है कि एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये उन लॉजिक गेट्स की मदद से, उन लॉजिक सर्किट्स की मदद से बनाया जाता है जिसको आप पहले से जानते हैं। वो एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है, एक्सऑर, नॉर, इस तरह से उनके कॉम्बिनेशंस, वो सारे लॉजिक गेट्स की मदद से ये एएलयू बनाया जाता है। बेसिकली एएलयू का काम, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में एडिशन आ सकती है, सब्ट्रैक्शन आ सकती है, मल्टीप्लिकेशन आ सकती है, या डिवीजन आ सकती है। इसी तरह से लॉजिक होने की वजह से ये लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी 2 नंबर्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, विच वन इज़ लेसर, विच वन इज़ ग्रेटर, तो ये कंपेयरिंग के लिए यानी लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद सीयू कंट्रोल यूनिट, ये क्या है? सीयू जो है ये बेसिकली एक सुपरवाइज़र का काम करता है सीपीयू में। जैसे सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है, इसी तरह से जो सीयू है ये सीपीयू का ब्रेन है। ये तमाम इंस्ट्रक्शंस के फ़्लो को कंट्रोल करता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो हैं कब आएंगी, उन पर कौन सा प्रोसेस किया जाएगा, उनको कैसे प्रोसेस किया जाएगा, उनको किस सूरत में उनकी आउटपुट दी जाएगी, वगैरह वगैरह। जैसे कि स्केजुलिंग होती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, वो सारा कुछ जो है सीयू हैंडल करता है कि किस तरह से डाटा का फ़्लो जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, वगैरह वगैरह। ये करता कैसे है? ये कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल्स की मदद से ये पूरे के पूरे प्रोसेसर को और अल्टीमेटली पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। सीयू इस बात को मेक श्योर करता है कि किसी भी किस्म की जो एग्जीक्यूशन हो रही है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। सीयू में एक क्लॉक होता है। ये क्लॉक क्या होता है? ये बेसिकली एक छोटा सा क्रिस्टल होता है जो कि वाइब्रेट करता है। ये बिल्कुल एक टाइनी सा क्रिस्टल है जो कि क्लॉक साइकिल को कंट्रोल करता है। क्लॉक साइकिल आप जानते हैं कि किस रेट पर एग्जीक्यूशन हो रही है। बेसिकली जो सीपीयू की परफॉर्मेंस है इसी क्लॉक की मदद से मेजर की जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या हैं? ये सीपीयू के अंदर मौजूद होते हैं।
जो कि डाटा को स्टोर करते हैं। लेकिन ये डाटा वो डाटा नहीं जो यूज़र एंड पर हम स्टोर करते हैं। ये डाटा वो है सिर्फ थोड़ा सा टेम्परेरी डाटा है, जस्ट लाइक रैम। जैसे रैम के अंदर टेम्परेरीली डाटा आता है, जो ही हमने पावर ऑफ किया तो डाटा उधर से चला गया। लेकिन रजिस्टर्स जो हैं ये सीपीयू के अंदर कैपेसिटर बेस्ड मेमोरी सेल्स की मदद से बनाए जाते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये छोटी छोटी लोकेशंस हैं जो कि डाटा को, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को जो है टेम्परेरीली स्टोर करती हैं, और ये सिर्फ लॉजिक गेट्स की मदद से ही बनाई जाती हैं। उसके बाद रजिस्टर काम तो रैम की तरह करते हैं, लेकिन ये जो है रैम की निस्बत थोड़े फास्ट होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा डाटा तो स्टोर करते नहीं, थोड़ा सा डाटा स्टोर करते हैं। हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा कह रहे हैं, तो वो डाटा कौन सा है वो जब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं तो वो उसमें क्लियर हो जाएगा। बेसिकली तो रजिस्टर्स की बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर हमने जो बेसिक डिस्कस करनी है वो 5 टाइप्स हैं जो कि हर सीपीयू में पाई जाएंगी। तो चलिए बारी बारी उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है वेल नोन एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ये क्या करता है जी, ये कैलकुलेशंस के रिजल्ट्स को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई कमांड दी है 2 + 5 = 7, ये जो 7 आ रहा है ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर होगा। उसके बाद आ जाता है जी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, IR रजिस्टर भी बोल सकते हैं। ये जनाब ये वो वाले इंस्ट्रक्शंस के एड्रेसेस रैम में स्टोर करता है जिनको अभी प्रोसेस होना होता है, यानी कि जो वेटिंग क्यू में लगे होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस या प्रोसेसेस जो वेटिंग क्यू में होते हैं उनके एड्रेसेस इसके अंदर स्टोर होते हैं। तो जाहिर है एड्रेसेस जो हैं कोई इतनी मेमोरी तो लेते नहीं हैं, तो इस लिहाज से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो रजिस्टर्स हैं वो कितनी अमाउंट में डाटा को स्टोर करते हैं। उसके बाद हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आ जाता है। ये नाम से ही जाहिर है कि ये क्या करता है, ये एड्रेस को रैम में स्टोर करता है, लेकिन किसके, उस डाटा के जिस डाटा अभी प्रोसेस होना होता है। अब हमारे पास आ जाता है MDR यानी मेमोरी डाटा रजिस्टर। ये क्या करता है, ये उस डाटा को स्टोर करता है जो कि प्रोसेस हो रहा होता है, यानी जो भी एग्जीक्यूशन चल रही है, जो भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्रोसेस हो रही हैं, ये उस डाटा को स्टोर करता है। उसके बाद आ जाता है प्रोग्राम काउंटर PC रजिस्टर। ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अभी एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट की जा रही है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है, उसके बाद जिस इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होना है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो PC रजिस्टर अपने अंदर स्टोर करता है। तो ये था जनाब बेसिक सा प्रोसेसर आर्किटेक्चर। और अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट यानी कि एमडल्स लॉ की तरफ। एमडल्स लॉ को एमडल्स आर्गूमेंट भी कहा जाता है। अब ये लॉ क्या था, चलिए उन ब्रीफली देखते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू समझने की ज़रूरत है, जिसके साथ आपको एमडल्स लॉ जो है ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर कोई भी सिस्टम है तो उसकी परफॉर्मेंस को अगर हमने देखना हो तो हम उस सिस्टम में मौजूद काम करने वाले तमाम कंपोनेंट्स का इंट्रैक्शन देखेंगे कि उसके सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में कितनी कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। तो एमडल्स लॉ के आने से पहले जो आर्गूमेंट्स थे उन्हीं में से एक ये बात भी थी कि किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो हम उसमें मौजूद किसी ऐसे कंपोनेंट की परफॉर्मेंस बढ़ाने से बढ़ा सकते हैं जो कि उसमें मेन रोल प्ले कर रहा है। तो जनाब जीन एमडल साहब थे जिन्होंने 1967 में ये लॉ प्रपोज किया था। एमडल ने कहा क्या था, उसने कहा था कि in a program with parallel processing, a relatively few instructions that have to be performed in sequence will have a limiting factor on program speed up such that adding more processors may not make the program run faster। अब ये देखिए इस बात का मतलब क्या है, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो उसने क्या कहा है कि अगर हम किसी सिस्टम में मौजूद उसके एक पार्ट पर ही जोर देते हुए सिर्फ उसी को बढ़ाते जाएं, उसी को इन्हांस करते जाएं, तो उससे पूरे के पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस पर फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं आएगा। मतलब कि जैसे अगर हम पिछली गाड़ी वाली एग्जांपल लें तो उस गाड़ी का फ़र्ज़ करें हम इंजन जो है वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं, उसका साइज़ बढ़ाते जा रहे हैं और उसके आर्किटेक्चर को जो है मद्देनज़र नहीं रख रहे।
अब गाड़ी हो हमारे पास मेहरान की और उसमें हम इंजन करोला कार लाकर लगाना चाहें तो क्या मेहरान करोला बन जाएगी या मेहरान की परफॉर्मेंस करोला जैसी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो यही बात यहाँ पर एमडल ने नफ़ी की मूर की स्टेटमेंट की कि मूर ने क्या कहा था कि अगर हम प्रोसेसर्स की तादाद बढ़ाते जाएं तो उसके साथ साथ सिस्टम की परफॉर्मेंस भी बढ़ती चली जाएगी। तो जनाब एमडल की जो ये स्टेटमेंट थी वो मौजूदा पैरेलल प्रोसेसिंग की जो स्टेटमेंट्स थी उनके अगेंस्ट थी, क्योंकि एमडल से पहले ये बात ही चल रही थी, जैसे मूर्स ने भी कहा था कि अगर हम किसी भी सिस्टम में उसके प्रोसेसर्स की तादाद को बढ़ाते चले जाएं तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डबल होती जाएगी या उसके अकॉर्डिंगली ही बढ़ती चली जाएगी। तो एमडल की स्टेटमेंट ने इन सारी स्टेटमेंट्स को डिनाई कर दिया। तो चलिए जनाब एमडल्स लॉ को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको स्पीड अप का पता होना चाहिए, जो कि इसमें की रोल प्ले कर रही है एमडल्स लॉ को समझने के लिए। स्पीड अप यानी कि परफॉर्मेंस। तो जैसा कि हम लोग पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं कि अगर हम प्रोसेसर की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या हमें स्पीड अप भी उसके अकॉर्डिंगली बढ़ता मिलता जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये तब तक दुरुस्त थी बात जब तक एमडल्स लॉ प्रपोज नहीं हुआ था। एमडल साहब ने जो है आकर बहुत सारी नई बातें जो हैं वो सामने रख दी। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रोग्राम जो है हमेशा पैरेलल और सीरियल दोनों पार्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो कुछ पार्ट उसका पैरेलल होता है और कुछ पार्ट उसका सीरियल होता है। अब जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसका रनिंग टाइम है, उसकी थ्रूपुट है, एग्जीक्यूशन टाइम है, वो पैरेलल पार्ट पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा हम पैरेलल पार्ट को इन्हांस करते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे प्रोग्राम में उसकी एग्जीक्यूशन टाइम में, उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम पूरे का पूरा प्रोग्राम ही जो है वो सिर्फ पैरेलल में कन्वर्ट कर दें। यही एमडल्स ने कहा था कि अगर हम एक चीज़ की जो है इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं लेकिन उस अकेले के इम्प्रूव करने से ओवरऑल सिस्टम को जो है ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव नहीं होगी। हाँ, कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है। अब इस बात का मतलब यही है कि जो सीरियल पार्ट है वो इसमें रहेगा ही रहेगा। वो सीरियल पार्ट क्या हो सकता है? जैसे कि रीडिंग डाटा या कैलकुलेशन को सेटिंग अप करना या लॉजिक को कंट्रोल करना या रिजल्ट्स को स्टोर करना। जो ये वाले पार्ट हैं ये उसकी एग्जीक्यूशन में सीरियली पार्टिसिपेट करेंगे और इनको जो है पैरेलल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसकी कुछ मज़ीद डिटेल्स देखते हैं। तो अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें n प्रोसेसर्स हैं तो हमारी जो स्पीड अप है, जो परफॉर्मेंस है, वो किस तरह मेजर की जाएगी? T1 डिवाइड बाई Tn। अब यहाँ पर T1 से मुराद क्या है? एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ वन कोर, यानी एक प्रोसेसर का एग्जीक्यूशन टाइम जो है T1 है। और Tn क्या है? ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ n कोर्स यानी कि n प्रोसेसर्स। अब यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है कि हमारा जो स्पीड अप है वो शुड बी ग्रेटर देन 1। अब क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये ग्रेटर देन 1 क्यों होना चाहिए? चलिए इसका आंसर मैं आपको बाद में देता हूँ, सोचिए। और हमारी जो स्पीड अप एफिशिएंसी है वो क्या होगी? हमारी जो स्पीड अप एफिशिएंसी है वो होगी स्पीड अप डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर n से मुराद क्या है? n से मुराद वही हमारे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं। और एफिशिएंसी जो है वो हमारी मैक्सिमम हाई होनी चाहिए, यानी 1 तक मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन ये 1 जो है अचीव नहीं हो सकती। जैसा कि आप लोग जानते हैं कोई भी चीज़ हम 100% तक अचीव नहीं कर सकते। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हम पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है पैरेलल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये 1 का मुराद यहाँ पर आप 100% समझ लीजिए। और क्या आप उस ऊपर वाले आंसर तक पहुँचे? अगर नहीं पहुँचे तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि स्पीड अप 1 से ग्रेटर देन क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर एक भी प्रोसेसर यहाँ पर ना हो, यानी कि अगर हम यहाँ पर 0 रख दें, जब प्रोसेसर ही नहीं रहेगा तो क्या हमारे पास कोई परफॉर्मेंस होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो इसलिए इसको 1 या फिर 1 से ग्रेटर होना चाहिए। उसके बाद जी हमारे पास एमडल्स लॉ का फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? स्पीड अप ऑफ n प्रोसेसर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस p प्लस p ओवर n। यहाँ पर p क्या है? P वो पार्ट है जिसको हम पैरेलल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
और 1 माइनस पी ये कौन सा पार्ट है? 1 माइनस पी वो वाला पार्ट है जिसकी हमने पीछे बात की कि जो सीरियल ही रहेगा, जो कि किसी सूरत भी कन्वर्ट पैरेलल में नहीं किया जा सकता। और n से मुराद ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोसेसर्स है। तो जनाब ये फार्मूला जो है पैरेलल और सीरियल दोनों के कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। उसके बाद हमारे पास परफॉर्मेंस ग्राफ है जिसकी मदद से आपको जो है एमडल्स लॉ की बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी, बिल्कुल सही समझ आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं और वाई एक्सिस पे हमारी स्पीड अप यानी कि हमारी परफॉर्मेंस है। तो देखिए अगर हमारे पास जो पैरेलल पोर्शन है वो 50% हो, ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, अगर हमने 50% पैरेलल पार्ट रखा है और 50% हमारा सीरियल है, तो देखिए ये 1 से चला है 2 तक इन्हांस हुआ, जो ही ये 16 पर गया यानी नंबर ऑफ प्रोसेसर्स जब 16 हुए तो हमारी जो लाइन है आगे से सैचुरेट हो गई, यानी कि हमारा स्पीड अप जो है 16 प्रोसेसर लगाने के बाद हम प्रोसेसर जितने मर्जी बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा जो स्पीड अप है वो बिल्कुल स्टिल हो चुका है, वो उससे ऊपर नहीं जा रहा। अगर हम देखें कि हमारा जो पैरेलल पार्ट है ये 75% हो जाए यानी ये डॉटेड लाइन में हो जाए, तो देखिए फिर कितना फ़र्क पड़ा। 128 प्रोसेसर लगाने तक जो है हमारा स्पीड अप बढ़ता रहा, लेकिन 128 के बाद आप देख सकते हैं कि जो लाइन है इसकी भी बिल्कुल सीधी हो चुकी है, यानी कि स्पीड अप बढ़ना जो है ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर हमारा जो पैरेलल पार्ट है वो 90% तक भी हो जाता है, 10% हमारा सीरियल होता है, तब भी आप देख सकते हैं ये पर्पल कलर की लाइन आप देखिए कि 512 तक जो है हम प्रोसेसर बढ़ाते रहे तो स्पीड अप भी बढ़ता रहा, लेकिन जब हम 512 से ज़्यादा प्रोसेसर बढ़ाए हैं तो जो स्पीड अप है वो स्टिल है, बेशक हम जितने मर्जी बढ़ाते चले जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम अपना पैरेलल पोर्शन 95 तक कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर भी देखिए 4096 प्रोसेसर्स तक जो है स्पीड अप इंक्रीज़ किया, लेकिन एक वक्त वो फिर भी आ गया कि स्पीड अप जो है बिल्कुल स्टिल हो गया, लेकिन 100% तक हम इसको मुकम्मल तौर पर पैरेलल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यही आइडिया जो है क्लैरिफाई किया था एमडल्स ने। अब इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास जो है एक प्रोग्राम है जो कि जिसका 70% पार्ट जो है वो पैरेलल है और 30% जो है वो सीरियल है। तो हम कितना स्पीड अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम उसकी एग्जीक्यूशन 8 CPUs के साथ करवा रहे हैं? तो चलिए एमडल्स लॉ में पुट करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसर्स यानी N 8 है, P हमारा 70% विच इज़ 0.7। अब इन वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करते हैं तो P की जगह पर हमने 0.7 पुट कर दिया और N की जगह पर हमने 8 पुट कर दिया, तो जो हमें आउटपुट मिला है वो 2.58 मिला है। तो अब जनाब हम मिस्टर मूर की बात मानते हुए प्रोसेसर की तादाद जो है उसको डबल करते हैं। 8 की बजाय हम 16 CPUs यूज़ करते हैं, बाकी हम 70% ही पैरेलल और 30% ही सीरियल रहने देते हैं। तो देखिए, तो अगर हम ये वाली वैल्यूज़ एमडल्स के फार्मूला में पुट करते हैं तो क्या हमें जो पिछली आउटपुट थी उससे डबल आउटपुट मिलेगी? जी नहीं, हमारे पास जो है फ़र्क तो आया है पिछली आउटपुट से, लेकिन कुछ ख़ास नहीं। देखिए अगर पिछली आउटपुट में हमारे पास आंसर 2.58 था तो इस आउटपुट में हमारे पास ऑलमोस्ट 5 तक होनी चाहिए थी आउटपुट, क्योंकि हमने CPUs जो डबल किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यही जो बात थी एमडल ने क्लियर की थी कि सिस्टम में किसी एक चीज़ को बढ़ाते जाने से उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इन्हांस नहीं होगी, जैसा कि आपने यहाँ पर इसको देख लिया।